करती है। जो विपक्ष के आरोप हैं उन आरोपों को विपक्ष ही नहीं बल्कि अब बीजेपी के सहयोगी दल भी उनको स्वीकार करते हैं और साफ तौर पर अब ये कह रहे हैं कि अगर ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है और बीजेपी के साथ कोई चला जाता है तो वो सारी छापेमारी, वो सारे आरोप उसके खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कई उदाहरण भी दिख रहे हैं कि जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में उनका क्या हश्र होता है। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर ईडी सीबीआई की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इंदौर में जो कुछ हो रहा है उससे न केवल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरी है बल्कि उसमें केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और किस तरीके से वहां लोगों को एक गंदा पानी पीने पर विवश होना पड़ रहा है। बहुत सारी पूरी व्यवस्था की पोल कैसे खुलती नजर आ रही है और केवल पार्टी के भीतर भी क्या कुछ हो रहा है, यह भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं ईडी और सीबीआई से। महाराष्ट्र में इस समय निकाय चुनाव हो रहे हैं। वहां किस तरीके से चुनाव से पहले ही अभी नॉमिनेशन की तारीख बीत रही है और निर्विरोध चुने जा रहे हैं वहां पर जो नगर निकाय में पार्षद हैं। और इसके अलावा ये कहा भी जा रहा है कि ये ईडी सीबीआई के डर से हो रहा है। नतीजे वहां पर निर्विरोध इस तरह से निर्वाचन हो रहा है कि चुनाव आयोग भी सकते में है कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की जानकारी में बहुत कुछ चीजें रहती हैं, चुनाव आयोग खुद इसमें पूरी तरीके से घिरा नजर आता है। लेकिन महाराष्ट्र में तो अब निकाय चुनाव के पहले ही नतीजे और मतदान होने से पहले ही वहां आरोप लगने लगे हैं और संदेह पैदा होने लगा है कि ये चुनाव हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। और वहीं अजीत पवार जो महायुति के सहयोगी हैं, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का खेल कोई नया नहीं है। मेरे ऊपर खुद इतने बड़े आरोप लगे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सभाओं में इस बातों का जिक्र कर चुके थे, लेकिन देखिए मैं तो सरकार के साथ हूं। तो अविनाश जी, सहयोगी ही अब बता रहे हैं कि हालांकि कोई नई बात नहीं है, अजीत पवार तो कितने बार आए और कितने बार गए, नीतीश कुमार की तरह उनको याद भी नहीं होगा। और हर बार यही होता था कि बीजेपी के साथ जाएं, सारे आरोप खत्म, बीजेपी से बाहर आए, फिर उनके ऊपर आरोप लगे, फिर गए, फिर आरोप खत्म। तो वो उनका कहने का मतलब यही है कि मैं साथ में बीजेपी के हूं इसलिए कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं या ईडी सीबीआई का जो भय है वो कम हो। सीधे सीधे उनका कहने का ये मतलब है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से अजीत पवार का वीडियो भी सामने आया है और उन्होंने जिस बोला है कि भाई बीजेपी के नेता पहले हम पर आरोप लगाते थे और आज हम उनके साथ सरकार में बैठे हुए हैं। और जैसा आपने बताया कि अजीत पवार ने कई बार पलटी मारी है। अजीत 10 साल पहले भी हम की घटना भी है कि मतलब 10 नहीं 6-7 साल हुए हैं, तो तब भी अजीत पवार 2 दिन के लिए गए थे। रात के समय अचानक ही वो पहुंचते हैं गवर्नर हाउस में, शपथ ली थी और ब्रह्म मुहूर्त में शपथ ली थी। तो उस समय भी सिर्फ 2 दिन के अंदर ही सीबीआई उनको एक मामले में क्लीन चिट दे दी थी और वो क्लीन चिट लेने के बाद वापस अपने घर लौट आए थे। लेकिन बाद में फिर उनके खिलाफ तमाम मामलों में जांच जब शुरू हुई, प्रधानमंत्री भी एक तरीके सीधे सीधे आरोप लगाने लगे कि भाई 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ का घोटाला कर रखा है। लेकिन आज अजीत पवार कहाँ है? आज अजीत पवार तो उनके साथ में सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री के मंच पर वो दिखाई देते हैं। और ये खाली महाराष्ट्र का मामला नहीं है। आप इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उनमें चाहे पश्चिम बंगाल हो और या फिर आसाम हो, वहाँ जो बीजेपी के 2 प्रमुख चेहरे हैं वो दोनों ही विपक्ष से किसी समय बीजेपी के विरोधी दल में होते थे। चाहे आप शुभेंदु अधिकारी का मामला ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी एक समय टीएमसी के बहुत बड़े नेता होते थे। 2014 में उनका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था जिसमें टीवी कैमरे पर वो साफ मतलब पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे थे। और किन से ले रहे थे पैसे? एक घोटाले के आरोपी से, जो शारदा मामले में जो फंसे हुए थे मुख्य आरोपी थे, उनसे वो टीवी कैमरे के सामने पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। उस समय वो सांसद भी थे। लोकसभा अध्यक्ष को सीबीआई ने चिट्ठी भी लिखी थी कि भाई आपका एक सांसद है जो पैसा लेते हुए पकड़ा गया है, हमें इसके खिलाफ हिरासत में लेना है, गिरफ्तार करना है, पूछताछ करनी है। पूछताछ भी हुई शुभेंदु अधिकारी से, लेकिन बाद में जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने पाला बदला, क्योंकि उस शुभेंदु अधिकारी को साफ साफ दिख रहा था कि अगर पाला नहीं बदलेंगे तो जेल जाएंगे और जेल जाएंगे तो संभवतः उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने पाला बदला, आरोप खत्म हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा की बात, असम में उनकी भी बात करेंगे कि किस तरह से तमाम आरोपों में वो अभियुक्त थे और खुद बीजेपी के ही नेता उनके खिलाफ आरोप लगाते थे। लेकिन आज वो उत्तर आसाम के मुख्यमंत्री हैं। पर सुन लेते हैं एक बार कहा क्या है अजीत पवार
पवार ने। अजीत पवार के साथ भी ऐसा हुआ, कई बार गए बीजेपी के साथ, कई बार बाहर आए और बीजेपी के साथ जाते ही उनके सारे आरोप धुल जाते थे। बीजेपी से बाहर निकलते ही पुराने आरोप भी आ जाते थे और नए आरोप भी लग जाते थे। तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं वो। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना। ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे का? आहे ना? तो ये बता रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं और सीधे सीधे वो कह रहे हैं। अब इसको कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसको ट्वीट भी कर रहे हैं उनकी इस बात को, लेकिन सही बात है, सच्चाई वो बता रहे हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के हमारे ऊपर घोटाले के आरोप लगे थे। आज देखिए मैं सरकार के साथ हूं, सरकार चला रहा हूं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो बात उन्होंने बोली है बीजेपी के नेता उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ही आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि अजीत पवार के जो फैमिली है, पूरी फैमिली उनके कि 40,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं। और इस समय अजीत पवार के तो लड़के के खिलाफ जांच भी चल रही है तमाम मुद्दों को लेकर, कई मामलों में फंसे हुए हैं। और इसीलिए साफ साफ दिखाई दे रहा है जो बात अजीत पवार ने बोली है, भले ही उन्होंने ईडी और सीबीआई का नाम नहीं लिया है, लेकिन साफ संकेत है कि जो पाला बदल अजीत पवार ने किया है वो सीबीआई और ईडी के दबाव में ही किया है। और एकनाथ शिंदे को लेकर भी ये कहा जाता है कि भाई अगर शिंदे के जो उद्धव ठाकरे का बयान है, उनकी पार्टी के नेताओं का भी बयान है कि एकनाथ शिंदे तो आकर रोए थे कि हमसे कहा जा रहा है कि हमारे साथ आओ, बीजेपी की तरफ जाओ, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हमें ही नहीं बल्कि पार्टी के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं जो जेल चले जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे साफ उनका कहना था कि भाई हमारी जो लड़ाई बीजेपी से है वो मुद्दों की लड़ाई है, और जिन मुद्दों को लेकर हमने उनका साथ छोड़ा है कि भाई वो अपने सहयोगियों को धोखा देते हैं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन ईडी और सीबीआई का दबाव था, उस समय एकनाथ शिंदे को पाला बदलना पड़ा। और आप अब देखिए ईडी सीबीआई के कितने केस एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रहे हैं, कोई केस नहीं दिखाई दे रहा है। जिन मामलों में जांच चल रही है, जांच में तेजी तभी आती है जब बीजेपी को लगता है कि शिंदे थोड़ा दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही सब चीज़ें जो इस समय अजीत पवार ने बोली हैं कि भाई हम तो अब सरकार में शामिल हैं, हम तो सरकार चला रहे हैं। और इसलिए तमाम ऐसे आरोप जो इस समय पहले बीजेपी के नेता लगा रहे थे और अब जो क्योंकि बीजेपी के साथ आ गए हैं तो विपक्ष की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, जब बीजेपी लगाती थी तो तुरंत ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आपको दिखाई देती थी। लेकिन आज अजीत पवार खुद बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर ये आरोप थे, लेकिन अब हमको सब में एक के बाद क्लीन चिट मिलती जा रही है। और उसी महाराष्ट्र में जब अविनाश जी, जब जिस तरह से अब ये चुनाव, निकाय चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं 70% उम्मीदवार, और उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पीछे भी विपक्ष कह रहा है ये उनकी लोकप्रियता नहीं है, बल्कि ये ईडी और सीबीआई की लोकप्रियता है, ईडी और सीबीआई का डर है। क्या कुछ कहा है विपक्षी नेताओं ने, वो भी सुनाएंगे। लेकिन निकाय चुनाव में जिस तरीके से हो रहा है, निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं इतने उम्मीदवार, उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं गर्म है। और कहा यह जा रहा है कि वहां का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी बड़ा हैरान है कि आखिर ये कैसे संभव हो गया। नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव होते थे, पंच सरपंच वगैरह के चुनाव होते थे, प्रधानों के चुनाव होते थे, उनमें तो ये होता था कि भाई निर्विरोध चुन जाता था। लेकिन कभी भी आपने जिला पंचायत जो सदस्य है उसको निर्विरोध चुनाव नहीं देखा होगा आपने कभी भी किसी भी, क्योंकि ये निकाय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम के चुनाव हैं, ये किसी नगर पालिका या नगर पंचायत के चुनाव नहीं है। नगर निगम का काफी बड़ा क्षेत्र होता है और वहाँ 1 या 2 सीटों पर भी यदि कोई निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है तो वो भी बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन यहाँ 68 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी संख्या बीजेपी और शिंदे, क्योंकि यही दोनों मिलकर अधिकतर निकायों में चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 18 निकाय ऐसे हैं जहां ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 68 में से 66 सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट के लोग ही हैं। 44 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं और 22 सीटों पर जो शिंदे गुट के लोग जीते हैं। और तमाम ये इतना इस तरीके से जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, ऐसा लग रहा है सीट शेयरिंग हुई है। नहीं होता कि ये एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग हो रही कि 66 सीट आप ले लीजिए, 22 हम ले रहे हैं तो उनको दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, 2 सीट उनको इसलिए दे दी हैं क्योंकि अजीत पवार इस जो निगम चुनाव है उनमें बीजेपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो एनडीए में है, इसलिए उनको भी एक तरीके से दे दिया गया ऐसा कि भाई आप भी 2-3 सीटें रख लीजिए अपने पास में। और तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ आपको कुछ उम्मीदवार तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं। किसी
किसी भी पार्टी और किसी गठबंधन के उम्मीदवार नहीं है। जैसे किरीट सोमैया के लड़के के खिलाफ मुंबई में ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार आ पाया, ना ही ठाकरे ग्रुप की तरफ से कोई उम्मीदवार आया। जिसने भी नॉमिनेशन दाखिल किया उसका नॉमिनेशन ही खारिज हो गया। अब 2-3 अब कहने को निर्दलीय उम्मीदवार बचे हुए हैं। अब निर्दलीय उम्मीदवार कितनी टक्कर दे पाएंगे ये तो सबको पता है कि भाई निगम का, मुंबई में नगर निगम का चुनाव है, वहाँ का जो वार्ड होता है काफ़ी बड़ा होता है, वार्ड होता है तकरीबन 1 लाख वोट होते हैं उस वार्ड में। तो ऐसे में एक निर्दलीय उम्मीदवार क्या टक्कर दे पाएगा ये तो सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो खाली जो आपको 68 सीटें दिखाई दे रही हैं, ये तो वो सीटें हैं जहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, और ऐसी सैकड़ों सीटें हैं जहाँ बीजेपी के और उनके गठबंधन सहयोगी के सामने निर्दलीय उम्मीदवार मुकाबले में डटे हुए हैं, और उन पर भी काफ़ी प्रेशर बन रहा है कि भाई आप मैदान से हट जाइए। तो आप देखेंगे कई सीटों पर जो चुनाव चलेगा वो खाली क्योंकि चुनाव करवाना है, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम आ गए हैं, तो इसीलिए। लेकिन जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो सबके सब बीजेपी का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये कहा जाएगा कि ये लोकप्रियता है कि किस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हो रही है। उसके बाद कोई सर्वे भी आ जाएगा, सर्वे की भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से सर्वे निकाले जाते हैं जिसमें सरकार को और चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिलती है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और लोकप्रियता नहीं बल्कि ये ईडी और सीबीआई की काबिलियत है, यही कह रहे हैं संजय राउत। सुनते हैं, शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो निर्विरोध निर्वाचन बड़ी संख्या में हुए हैं निकाय चुनाव में, उसको लेकर। बात ऐसी है, देश के चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने लोग निर्विवाद कभी चुनकर नहीं आए, न महाराष्ट्र में न देश पर। लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता है वो क्या करे? वो क्या करेंगे मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। इस देश में बड़े बड़े नेता हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित नेहरू तक, कभी कोई निर्विरोध चुनकर नहीं आए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए थे, कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई है। पूरी यंत्रणा, चुनाव यंत्रणा को खरीद कर ये अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को भी खरीद लेते हैं, या दहशत में लाकर उनसे नॉमिनेशन पीछे लिया जाता है और अपने आप को निर्विरोध चुनकर आया ये डिक्लेयर किया जाता है। तो ये है क्या, और बहुत एक मजेदार बात कह रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं लेकिन निर्विरोध कोई नहीं आज तक जीत पाया है। नेहरू से लेके वाजपेयी तक और खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन यहाँ कैसे जीता जा रहा है। तो सवाल उठ रहे हैं और निर्वाचन आयोग खुद हैरान है कि आखिर कैसे यहाँ पर 68 कैंडिडेट जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, और अब उसने जांच भी कर रहा है। लेकिन अब यहाँ जब पर्चे वापसी हो रहे थे तो क्या उसको नहीं दिखाई पड़ रहा था, और उसी के जो सिस्टम है उसी के तहत ये पर्चे भरे भी गए और वापस भी लिए गए और निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही इस पर। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं, आप देखिए पहली बात तो ये थी कि सरकार चुनाव करवाने को ही तैयार नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आदेश हुआ, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपको सितंबर तक चुनाव करवाने हैं, सितंबर 2025 की तारीख दी गई थी। लेकिन क्योंकि वो बारिश का समय होता है तो सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई इस समय मुंबई की हालत ख़राब है, तमाम शहरों की हालत ख़राब हो जाती है बारिश के चलते। तो उसके चलते सरकार किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव करने में कामयाब हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेडलाइन दी थी, वो जनवरी 2026 की दी थी। तो इसलिए चुनाव करवाना तो जरूरी हो ही गया था। और लेकिन बात यह भी उठ रही थी कि जब SIR की प्रक्रिया चल रही है तो जब नई वोटिंग लिस्ट आनी है, क्योंकि पुरानी जो वोटिंग लिस्ट है उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि उस वोटिंग लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां हैं।
एक एक जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ 25-25, 30-30 हज़ार जो वोट हैं वो इलीगल वोट जोड़ दिए गए हैं, कहीं दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर वहाँ जोड़ दिया गया है। अभी तक वोटिंग लिस्ट को शुद्ध नहीं किया गया है और आप उसी वोटिंग लिस्ट पर चुनाव करवा रहे हैं। तो और उसके बाद जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का रोल इसमें दिखाई दे रहा है, वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ प्रधानमंत्री सक्रिय होते हैं और प्रधानमंत्री के सक्रिय होने से पहले ईडी और सीबीआई की सक्रियता शुरू हो जाती है। तो वही सब चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। और संजय राउत का कहना इतनी बड़ी संख्या में, भाई 1-2 कैंडिडेट अगर जीत जाता हम तो तब उस पर ही सवाल कर रहे होते, लेकिन यहाँ तो 68 उम्मीदवार जीत रहे हैं और सारे के सारे उम्मीदवार सत्ता पक्ष के हैं। इंडिया गठबंधन का एक भी उम्मीदवार निर्विरोध नहीं जीत पाया है, बल्कि उनके कई उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन है वो खारिज कर दिए गए हैं छोटी छोटी बातों पर। जबकि इंडिया गठबंधन ने अगर जो महायुति गठबंधन है उसके किसी उम्मीदवार पर ऑब्जेक्शन लगाया है तो उस ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया गया है। ये तो सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये कौन सी लहर है, इसको नाम क्या दिया जाए, ये तो सुनामी भी नहीं है, सुनामी से भी बढ़कर कुछ अगर होगा तो वो नाम दिया जाएगा। लेकिन ये जो सुनामी, ये लहर ये दिखाई पड़ रही है कि सत्ता पक्ष के लोग वहां पर निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं, उसको लेकर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। वही बात संजय राउत भी कह रहे हैं और वही बात कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। वो उनको भी सुन लेते हैं, शिवसेना की सांसद हैं, क्या कह रही हैं, कैसे वहां पर पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक हास्यास्पद बनाकर रख दिया गया है। और आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर भी। चुनाव आयोग भले इस पर हैरान हो रहा हो और इस दबाव में आकर वो जांच कराने की भी बात कर रहा है, लेकिन हुआ तो सारा कुछ उसी की देखरेख में है। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। Elected, the 21 candidates have won unopposed. मैं आपको बता दूं, this unopposed business that is going, that is another way of corruption, another way of ending democracy, where they settle, and I'm telling this with all responsibility, and the State Election Commission is turning a blind eye, where they settle with the opposition candidate either by scaring that candidate, either by giving them threats of ED, CBI, income tax, or probably exchanging some money and getting them to sit so that they can win unopposed. This is another way of ending democracy. This is exactly what the BJP had been trying to avoid of election, and now that they know that it's a tough election, they're trying to buy out their victories. It's a shame, and it's a bigger shame that Election Commission is staying quiet. Ma'am, and how confident are you over MNS and Shiv Sena UBT alliance? We are confident because Shiv Sena has been working with the people of the city, people of the state for over 25 years. People of Mumbai have given us the responsibility, have given a mayor who comes from Shiv Sena, and they will continue to give their faith, have their faith in us, to depose their faith in us. Right from hospitals to schools to water, to clean water. You are hearing cases of what is happening in Indore. Indore has been repeatedly called as the cleanest city of the country. What's happening there? Over 10 children have died. 10 people have died because of contaminated water. A few days prior to that, 26 children, young children had died due to contaminated cough syrup. While Mumbai has seen the city grow, public buses, public transport system getting stronger, तो ये वहां पर इस समय कोई हैरानी की बात नहीं है किस तरीके से वहां ईडी और सीबीआई ये काम कर रही हैं और इतनी ज्यादा लोकप्रियता हो गई है उन कैंडिडेट्स की जो सत्ता पक्ष के हैं कि दूसरे विरोध में कोई खड़ा होने को तैयार ही नहीं हो रहा है और निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है। तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि पूरी व्यवस्था की जो एक चुनावी प्रक्रिया होती है उसको बिल्कुल हास्यास्पद बना दिया गया है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का बयान प्रियंका चतुर्वेदी का आया है कि किस तरीके से दबाव में, मतलब आपका काम ही हो गया है कि बीजेपी को जिताना है। और आप ये देखिए जो मुंबई महानगर निगम है उस मुंबई क्षेत्र में 3 पार्टियों का सबसे बड़ा जनाधार है। बीजेपी का है, शिवसेना का है जो उद्धव ठाकरे की है, और तीसरा है कांग्रेस का। लेकिन इस चुनाव में मुंबई में 32 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही नहीं है। मतलब आपने कांग्रेस उम्मीदवारों के या तो नॉमिनेशन नहीं भरने दिए उनको, और नॉमिनेशन भरे गए हैं तो उनको खारिज कर दिया गया है। तो जो पार्टी मुंबई में सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाली पार्टी है, आज उसके 32 सीटों पर 227 सीटें हैं, यानी 15% करीब सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और उनके गठबंधन सहयोगियों का उम्मीदवार ही नहीं है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को जो सबसे ज्यादा डर लग रहा है वो कांग्रेस से ही लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो फिर जो उत्तर भारतीयों का वोट वो बढ़ जाएगा। बीजेपी के साथ साथ वो कांग्रेस को ही बराबर, क्यों कांग्रेस को ज्यादा ही वोट वो मिलेगा उत्तर भारतीयों का, क्योंकि शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं
उनकी पूरी सियासत एंटी उत्तर भारतीय है, वो मराठी राजनीति कर रहे हैं। तो बीजेपी को यह दिख रहा है कि अगर कांग्रेस साथ में मतलब कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा तो फिर उद्धव ठाकरे को आसानी से वो हरा सकते हैं। तो ऐसे में 15% सीटों पर अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, क्यों नहीं है, ये इस बात का जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि भाई जब कांग्रेस ने पूरी लिस्ट जारी की थी, उनके उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो फिर 32 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार का हटना साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को जिताने की जो कोशिशें शुरुआत से चल रही हैं वो चुनाव में साफ साफ दिख रही है कि 68 सीटों पर निगम चुनाव में, क्योंकि ये कोई ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है भाई, ये विधानसभा चुनाव के बराबर का टक्कर का चुनाव होता है। हम कभी विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध लोगों को जीतते देखते हैं, संभवतः एक सीट भी नहीं जीत पाता निर्विरोध कोई भी पार्टी, भले ही कितने लंबे समय से उसका शासन चला आ रहा हो। गुजरात में ही नरेंद्र मोदी बता दें कि उनके कितने विधायक निर्विरोध जीत कर आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं 68 सीटों पर अगर निर्विरोध चुनाव हो रहा है तो साफ है कि जो 29 निगम चुनाव में वोटिंग हो रही है उनके नतीजे आप मान के चलिएगा क्या आएंगे, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब इतनी तगड़ी लहर अगर चल रही है तो निश्चित तौर पर कि यहाँ विपक्षी उम्मीदवार खड़े ही नहीं हो रहे हैं, खड़े हुए हैं तो उनके पर्चे खारिज हो रहे हैं। अब ये लहर का नतीजा है या फिर ये कुछ कोई और कारण है इसके पीछे, लेकिन ईडी और सीबीआई की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो संजय राउत भी कह रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे शुरू में ही बताया कि यहां ईडी और सीबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अजीत पवार खुद कह रहे हैं कि जब हम साथ में रहते हैं, हमारे ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन जब हम साथ में हैं सरकार में तो आज आराम से सरकार चला रहे हैं। ईडी और सीबीआई कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, सीधे स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम लेकर उनका चुनावी सभाओं में उनका जिक्र कर चुके हैं, उन पे आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अजीत पवार आज बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं और पिछले काफी समय से सरकार चला रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के साथ नहीं है उनके साथ क्या होता है, ये जांच एजेंसियां उनके पीछे कैसे लगती हैं, कोर्ट तक जाती हैं और कोर्ट में फिर फटकार भी सुनने को मिलती है। एक दो बार नहीं, न जाने कितनी बार हुआ है, चाहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का मामला हो, हेमंत सोरेन का मामला हो, या फिर ये नेशनल हेराल्ड का मामला हो, या फिर ताज़ा तरीन मामला है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पर जो भूपेश बघेल हैं उनके बेटे को जिस तरीके से 2 मामलों में हाईकोर्ट ने राहत दी है, उन्होंने जमानत दी है, और उससे ईडी और सीबीआई की भूमिका पर फिर बड़े सवाल उठे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल कि उनका वहाँ पर गिरफ्तार किया गया, इतने समय तक जेल में रखा गया, जमानत मिली है, और किस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सरकार अपने विरोधियों के लिए करती है। सुनते हैं भूपेश बघेल को। हाई कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों मामले में बेल दी है, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है। दरअसल 1-2 व्यक्तियों के चेक, और दूसरा मामला यह है कि पप्पू बंसल के बयान जो फरार था, फरार व्यक्ति के बयान के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी, और आज बेल मिल गई दोनों मामले में। तो ये सत्य की जीत है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो ये बड़ी तो ये ईडी और सीबीआई की भूमिका किस तरीके से है, लेकिन ईडी और सीबीआई अपनी भूमिका निभा रहे हैं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, पर कार्रवाइयों में निकल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है बिल्कुल वो बहुत उसका एक नीचे है। यानी वो गिरफ्तार कर रही हैं लोगों को, उनको नोटिस दे रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, पर किसी को सजा नहीं दिला पा रही है, क्योंकि कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते ये मामला खारिज हो जाता है। और यही नहीं, इन जांच एजेंसियों को बुरी तरह से फटकार भी लगती है कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन ईडी और सीबीआई अपनी इस कार्यशैली को बदल नहीं पा रही हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए नहीं बदल पा रही हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, विपक्ष बार बार कहता है, और इस तरह की घटनाओं से वो चीज़ें सीधे दिखाई भी पड़ती। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि ईडी और सीबीआई के जितने भी राजनीतिक मामले उन्होंने दर्ज किए हैं वो करीब 95% मामले जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं के खिलाफ हैं, और जो बचे 5% मामले हैं
वो बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ हैं जो पहले बीजेपी के विरोध में होते थे, बाद में वो बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई मामला ईडी और सीबीआई ने दर्ज नहीं किया है। हाँ, उनके सहयोगियों के एक दो मामले जरूर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के में आप आइएगा और क्लीन चिट पाइएगा। और अगर विपक्ष में आप रहेंगे तो फिर आप पर जो ईडी और सीबीआई के जो कई मामले तो उस तरीके से दर्ज हो गए हैं कि लोकल पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है और बस उसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि ईडी डायरेक्ट किसी पर कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। हेराल्ड के मामले में तो बिना एफआईआर के ही कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई ईडी को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं कि आप डायरेक्ट किसी मामले में जाकर कार्रवाई शुरू कर दें। जब तक कोई एफआईआर ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जब तक सामने ना आए, तब तक आप कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। या तो कोर्ट से आदेश जाए या फिर कोई एफआईआर पहले से उस पर पुलिस ने दर्ज कर ली हो। और होता भी यही है कि भाई पुलिस कोई छोटी सी एफआईआर दर्ज करती है, ईडी कोई जांच नहीं करती, सीधी एंट्री करती है और अपनी एक एफआईआर और दर्ज कर लेती है। और जैसे छत्तीसगढ़ के मामले में हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाए, बीजेपी नेताओं के आरोप पर पुलिस ने एक एफआईआर लिखी और उसमें तुरंत ही ईडी की एंट्री हो गई। अरे भाई, आप पहले जांच करते, उसके बाद किसी को हिरासत में लेते, गिरफ्तार करते कि भाई जो आरोप लगाए गए हैं वो राजनीतिक आरोप है। एक राजनीतिक आरोप को आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल आरोपों में बदल देंगे, भ्रष्टाचार के आरोपों में बदल देंगे। भाई, भूपेश बघेल के लड़के की क्या पोजीशन थी? ना तो विधायक था, ना वो सांसद था, किसी पद पर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, बस खाली भूपेश बघेल पर प्रेशर बनाने के लिए। और वही आपने देखा, चाहे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ हो या हेमंत सोरेन के साथ हुआ हो, सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि गिरफ्तार करो, लंबे समय तक जेल में रखो और उसके बाद जब जमानत मिल जाए तो केस को ठंडे बस्ते में डाल दो, क्योंकि कोई सबूत तो है ही नहीं है। यदि आप चार्जशीट पेश करेंगे और जल्दी से जल्दी सुनवाई यदि कोर्ट में हो जाती है तो कोर्ट में केस खारिज हो जाएगा। तो इसीलिए आप ईडी के जितने भी मामले हैं, करीब 11-12 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को, जितने भी राजनीतिक मामले हैं, उन राजनीतिक मामलों में मुश्किल से 2% मामलों में सुनवाई पूरी हो पाई है। 2% मामले ऐसे हैं जिनमें सजा हो पाई है, बाकी मामले सिर्फ और सिर्फ चलते हुए, बस खाली तारीख पर तारीख मिल रही है कोर्ट में और वो मामले लंबे से खींचे जा रहे हैं। यानी एक पहली बात तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 2005 को, और इस अधिनियम में ये साफ कहा गया है कि 5 साल के अंदर सारा कानून पूरे देश में लागू होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि 5 साल नहीं लगे, 3 साल के अंदर 2008 में ही मनरेगा सारे जिलों में लागू हुआ, सारे जिलों में लागू हुआ। हालांकि अधिनियम में कहा गया था कि 5 साल के अंदर आप करिए, पर यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 3 साल के अंदर सारे कानून को पूरे जिलों में लागू किया। इस अधिनियम में जो नया अधिनियम लाया गया है, ये क्लॉज हटाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्लॉज हटाया गया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका माने यह है कि मनरेगा जो सारे जिलों में लागू हुआ था कानूनी हक के तौर से, अब केंद्र सरकार तय करेगी रोजगार की परियोजना कहाँ लागू होगा, किस राज्य में लागू होगा, किस आधार पर लागू होगा और किन पंचायतों में लागू होगा। ये भयंकर केंद्रीयकरण 70-45 साल में नहीं देखा गया, ये भयंकर केंद्रीयकरण। और दूसरी बात, मनरेगा कहता था कि ये कानूनी हक है, संवैधानिक हक है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब कहा गया है कि एक फॉर्मूला 60% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से आएगा और 40% राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। मिसाल के तौर से इस साल राजस्थान में मनरेगा का बजट 10,000 करोड़ और सारा 10,000 करोड़ केंद्र सरकार से आता है। नए अधिनियम का नतीजा ये होगा कि
तो मनरेगा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसको सरकार ने खत्म कर दिया। नई योजना लाई है, जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, और महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक तो उसको खत्म करना था और दूसरे महात्मा गांधी का नाम हटाना था। तो कांग्रेस सरकार जो है वो नई योजना लेकर आई है, लेकिन जिस योजना को लेकर, इसको हटाने को लेकर, नई योजना लाने को लेकर सरकार घिरी नजर आ रही है। और उधर ईडी और सीबीआई किस तरीके से सरकार की मदद कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की सरकारें बनाने का षड्यंत्र कर रही है। मतदाता सूची बदलने की बात हो, एसआईआर का मुद्दा हो, या फिर पूरी चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह की धांधलियां हो रही हैं। और सरकारें जब बन रही हैं तो बनी हुई बीजेपी की सरकारें किस तरीके से घिरी हुई हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में इंदौर में किस तरह की जो घटना हुई है, और उस गंभीर घटना पर, यानी इंदौर में जो गंदा पानी पीकर 15 लोगों की जान गई है, उस घटना के बाद जो वहां के मंत्रियों की, अधिकारियों की जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर और भी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इंदौर की घटना से सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है, और यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी इस समय उसको लेकर काफी उजागर हो रही है। लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जगह जगह। कल भोपाल में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से एक पत्रकार को धमकाया था और जिस भाषा में उनसे बात की थी, कुछ उसी तरीके से उनको जवाब देने के लिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एक बार देखते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और वहां पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। तो ये यहाँ पर इस घंटा बजाकर प्रदर्शन हो रहा है इंदौर में। इस तरह के वहाँ कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इंदौर में, और ये घंटा बजाकर इसलिए हो रहा है क्योंकि मंत्री जी का जवाब उसी भाषा में आता है जब रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का बयान कैलाश विजयवर्गीय का आया, जबकि वो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का मामला था। और जैसे कांग्रेस का प्रदर्शन इंदौर नगर निगम पर चल रहा है, इंदौर नगर निगम में करीब 2.5 दशक से बीजेपी की सरकार बनी हुई है, और कैलाश विजयवर्गीय जो इस समय मंत्री हैं, विधायक हैं, वो खुद वहाँ मेयर रह चुके हैं। तो आप जान सकते हैं कि उनका पूरे क्षेत्र में किस तरीके से दबदबा बना हुआ है। और जिस तरीके से ये घटना घटी है, और उस पर जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं कि पाइपलाइन लीक हुई है, पाइपलाइन लीक होने की बात तो अब की जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी प्रशासन को पहले से ही थी। खुद वहां के सभासद जो इनके समर्थक हैं, जो उस दिन उस पत्रकार से लड़ गए थे, भिड़ गए थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि 3 साल से तो मैं ही शिकायत कर रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल, मतलब जबकि सभासद भी बीजेपी का ही है, मतलब हर जगह बीजेपी के लोग ही बैठे हुए हैं। उस पाइप की सुनवाई, जो पाइपलाइन चेंज होनी थी, उस पर कोई सुनवाई अगर सभासद की नहीं हो रही है। वहाँ का जो विधायक है वो कैलाश विजयवर्गीय खुद विधायक है। मतलब मध्य प्रदेश में सीएम के बाद सबसे ज्यादा दबदबा किसी का है तो वो कैलाश विजयवर्गीय का है। वो अपने क्षेत्र में पाइपलाइन यदि सही नहीं करवा सकते तो फिर आप काय के लिए वहां के विधायक हैं, क्यों मंत्री बने हुए हैं? तो सवाल सीधे सीधे कैलाश विजयवर्गीय, और जो सवाल पूछा गया था कैलाश विजयवर्गीय से, वो कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा सवाल नहीं था, सीधा सवाल था। और सीधे सवाल पर जिस तरीके से उन्होंने बोला कि घंटा बजाइए, फलाना कीजिए, धमाका कीजिए, तो उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया इस समय दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी तो विरोध प्रदर्शन कर ही रही है, जनता के अंदर भी नाराजगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जो सबसे जो गंभीर बात है कि उसमें किस तरीके से आंकड़ों में भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। डीएम जो है वो डेथ टोल, मरने वालों की संख्या कुछ बता रहा है, नगर निगम कुछ बता रहा है, नगर निगम के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, लेकिन बड़े अधिकारी और जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आरोप यही लगा रही है कांग्रेस पार्टी। सुनते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर। लेकिन यह घटना बहुत ही एक बड़ी घटना हो गई है और बीजेपी की सरकार बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है। सरकार अपने को बचाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन बचेंगे कैसे? क्योंकि अभी सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी बीमार हैं और वहां पर लगातार बीमार होते जा रहे हैं, तमाम अस्पतालों में भर्ती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 160 से ज्यादा लोग बीमार हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और जिस तरीके से आपने बताया, डीएम का कहना है कि 4 लोगों की जान गई है, और डीएम के कहने पर ही जो वहाँ के सीएम है मोहन यादव, उन्होंने भी संख्या 4 ही बताई है। जबकि वहाँ के जो मेयर हैं, जो बीजेपी के मेयर हैं, हाँ, उनका कहना है कि 7 लोग मारे गए हैं। और जिस तरीके से तमाम अखबारों में लिस्ट आ रही है,
उनके फोटो छापे जा रहे हैं और उसमें मरने वालों का आंकड़ा 15 बताया जा रहा है। तो अब अभी तक यही क्लियर नहीं है कि भाई कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में खबर आई है और उनके परिवार वालों से बात हुई है कि जिनके लोगों की जान गई है, तो उसमें तो साफ दिख रहा है कि 15 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार इस पूरे मामले को सिर्फ छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इंदौर जो हाईकोर्ट है, मध्य जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ है, उस हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। बाद में 3 याचिकाएं भी पहुंच गई एक के बाद एक, जिन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा गया था। जवाब में जिस तरीके से सरकार ने बताया और जो याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावे किए, उससे साफ दिखाई दे गया कि सरकार की कोशिश सिर्फ यही चल रही है किसी तरीके से इस मुद्दे को दबाया जाए। लेकिन मामला 15 लोगों की जान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मुद्दा खाली मध्य प्रदेश में ही नहीं गूंज रहा है, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। और उसके चलते ही बीजेपी को एक्शन लेना पड़ा है। 3 अधिकारियों पर एक्शन हुए हैं, 2 को सस्पेंड किया है और जो आयुक्त थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन निलंबन और ट्रांसफर ये सजाएं नहीं होती, बल्कि सजाओं को बचाने की कोशिश होती है। बीजेपी के नेता ही खुद ये बोलते हैं कि भाई सजाओं से मामला बहुत गंभीर हो गया है, इसलिए कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन एक्शन के नाम पर अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे लोगों को, तो फिर जनता का गुस्सा भड़केगा। जी बिल्कुल वही कह रहे हैं जीतू पटवारी कि बड़े जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और दिखाने के लिए कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ को वहां उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सुनते हैं क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है। और मैं मानता हूं कि अभी महापौर जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी की जनप्रतिनिधियों की कल एक मीटिंग हुई इंदौर के रेसिडेंसी पे, तो उन्होंने, महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं, कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज़्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर